नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर ओवर हो चुका है और इस पेपर में कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिनका सही उत्तर पॉसिबल नहीं है या फिर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन में नहीं है। इंटरप्रिटेशन का इशू है, क्वेश्चन के फ्रेमिंग का इशू है। ऐसे कुल 9 क्वेश्चन हैं जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया है और ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार यूपीएससी पहली बार प्रोविजनल आंसर की इशू करने जा रही है और आप उस प्रोविजनल आंसर की में इन गलत प्रश्नों को आप चैलेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट उसके बाद भी सुधार नहीं होता, जो बहुत लो मार्जिन से एग्जाम में रह रहे हैं दे कैन चैलेंज द आंसर की इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब 2024 में यूपीएससी ने एक प्रश्न का गलत उत्तर दिया था तो एक लड़का जिसका सिर्फ बहुत ही नैरो मार्जिन से रह रहा था, आई थिंक 0.66 और 1 मार्क्स से, ही वेंट टू गुजरात हाई कोर्ट और उसको अगले साल के एग्जाम में मेंस में डायरेक्टली बैठने के लिए कोर्ट ने अलाउ किया। उसने मेंस क्लियर भी किया विदाउट अपियरिंग प्रीलिम्स। यूपीएससी के लाख ऑब्जेक्शन के बावजूद कोर्ट एक्सेप्टेड कि हाँ इस गलत आंसर था और गलत आंसर के कारण इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। सो दिस टाइम जो भी 2 3 4 नंबर के मार्जिन से हैं, दिस क्वेश्चंस विल गिव यू स्पेस टू चैलेंज। और दूसरा इस वीडियो को बनाने के पीछे एक दूसरा मोटिवेशन ये भी है कि मैं ऐसे लाइव आंसर की डिस्कशन बहुत सारे कोचिंग का हो रहा था, आई वाज वाचिंग, और ब्लेंडर कुछ कोचिंग वालों ने तो ब्लेंडर किया हुआ है लाइव आके। सो केयरलेसनेस, मतलब फील ही नहीं हो रहा कि भाई ये यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। एक है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, लिटरली वो बंदा नींद से उठ के आया है और बोल रहा है कि भाई मैंने पढ़ा है कहीं पे करंट अफेयर्स में कि हाँ दोनों स्पीसीज सेम है, इसका आंसर ये होगा। भाई कम से कम एटलीस्ट रिसर्च कर लिया होता, गूगल कर लिया होता भाई, इतनी क्या जल्दी थी। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोचिंग वाले कोई इस बात को बताएंगे नहीं कि यार क्वेश्चन गलत है तो आप ऑब्जेक्शंस कैसे रेज करेंगे? ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे जो लोग बहुत नैरो मार्जिन पे होंगे, 0.1 मार्क्स, 0.66, 1, 1.33, वैसे लोगों का ये चीज का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, जो गलत क्वेश्चन के कारण हो सकता है कई लोग ये लिस्ट से बाहर हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच मैं सेट डी से बात कर रहा हूं, सेट डी का क्वेश्चन मेरे पास है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट कि कौन कौन से ये ट्रीटीज हैं जिसको इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। और इसमें 1 एंड 2 को लेके तो कोई इशू नहीं है, 1 एंड 2 पे एवरीवन विल एग्री कि इसको इंडिया रेटिफाई कर चुका है। और 4 को लेके सबके अंदर में 4 रेटिफाई नहीं किया, एंड डी 3 4 5। एंड मैं एक चीज और एक ऑब्जर्व किया, नो वन इज क्वेश्चनिंग दिस। पर यूपीएससी भी ये तो गलती कर सकता है, क्वेश्चन गलत फ्रेम हो सकता है, बट everyone says answer will be D. So actual position is कि जो जिनेवा कन्वेंशन रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्संस इन टाइम ऑफ वार, इंडिया ने इसको साइन भी किया है, रेटिफाई भी किया है, और ये दिस इज ऑफिशियली अवेलेबल डॉक्यूमेंट। दिस इज अ डॉक्यूमेंट, ये यूएन के वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पर ट्रीटी डॉक्यूमेंट मिल जाएगी। उस ट्रीटी डॉक्यूमेंट में जाएंगे, लिटरली यू कैन सी इंडिया हैज रेटिफाइड 9 नवंबर 1950 को इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है और 9 मई 1951 को ये फोर्स में आया है। सो इन दैट सिनेरियो देयर इज only the correct answer with 3 and 5, but in option there is no option which says only 3 and 5. So there is no correct option, so this question is defective, this question should be dropped. पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेट 1 का कि प्लेस्टोसिन पीरियड में यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस और द सतलज फ्लोड इनटू द यमुना
and one major tributary of either had shifted from the Ganga to the Indus or vice versa. और इस चीज को कौन कौन से नीचे का स्टेटमेंट है जो सपोर्ट करते हैं, और इंटेंशनली जो क्वेश्चन मेकर का इंटेंशन है दैट इज मोर ऑन 3 एंड majority of the coaching institutes have given the answer D, 3, statement 3. But actually ये statement 3 is problematic. और इसमें जो problem statement है, the presence of the same species of dolphins in both the Indus and the Ganga river system. क्योंकि सेम स्पीसीज नहीं है वहां पे। 2021 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टडी आती है और वो स्टडी साफ साफ कहती है कि जो दोनों इंडस और गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स है, दे आर टू डिफरेंट स्पीसीज। लैंडमार्क रिसर्च शोज endangered river dolphins in Asia, two different species. This is a research paper. Here you can see, we conclude that Indus and Ganges river dolphins should each be recognized as distinct species and elevate the Indus subspecies to species level. इनको टू डिफरेंट स्पीसीज में कंसीडर करो। यह इतना ही नहीं, जो IUCN का रेड लिस्ट है उन्होंने भी इस चीज को इन अर्ली 2021 एविडेंस फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA control regions together with external skeletal morphology was published, indicating that Indus and Ganges dolphins are substantially different and warranted change in taxonomy to classify them as separate species. So, और ये फिजिक्स PW1IS के लाइव डिस्कशन एक सर आते हैं, सो के उठ के चले आते हैं, लिटरली इन्होंने गूगल तक भी नहीं किया, बोलते हैं कि मैंने रिसेंटली सर पढ़ा है, दोनों का DNA सेम है। तो कुछ भी, अरे कम से कम सही तो बता दो, बच्चे कम से कम ऑब्जेक्शन तो रेज करेंगे। कहा है भाई अलग का नाम हंसवा रहे हो। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज प्रॉब्लमेटिक इफ ऑप्शन D is intended. So this question 1 is based on the very outdated premise and that should be challenged. उसके बाद एक और क्वेश्चन में आते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है and I found no one talked about this. ये एंशियंट इरिगेशन मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन था एंड इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इरिगेशन फ्रॉम वेल्स अलाउड agriculture to expand away from flood plains and stripes on river margins into the present Punjab and Haryana plains, having underground water levels reasonably close to the surface. Statement 2, drought animal power was employed to draw off water out of the wells. एंड यहाँ पे नीचे तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तीनों स्टेटमेंट से पूछा जा रहा है तीनों स्टेटमेंट से कौन कौन सा स्टेटमेंट ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। अब यहां पे जो यूपीएससी ने फैक्चुअल एरर कर क्या किया कि स्टेटमेंट 1 में दे हैव रिटन देयर इज एविडेंस इन द ऋग्वेद ऑफ द यूज ऑफ आश्रमा चक्र एंड आहवा strapped wooden pails to draw up water. अब यही पे ब्लेंडर है। ब्लेंडर क्या है कि मेजॉरिटी सबों ने इसका आंसर 1 और 3 दिया है कि 1 और 3 इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये आहवा इज नॉट स्ट्रैप्ड वुडन पेल। अब वुडन पेल है क्या? दिस इज द कोशा। मैंने एक्चुअल श्लोक का भी देखा ऋग्वेद का। सो दिस इज आश्मा चक्र पुली और जो स्ट्रैप्ड वुडन पेल है दैट इज दिस कोशा। ये और दिस इज द वुडन ट्रफ आवा जिसमें से पानी निकाल के डाला जाएगा। सो आवा इज नॉट द पेल, दिस इज कोशा इज द पेल, wooden strap attached.
और इसके लिए प्रूफ, व्हाट आर द प्रूफ्स? दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रूफ इज इंडिया ए कल्चर ऑफ साइंस. दिस इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट, indianscienceheritage.gov.in. इस पे आप जाएंगे एंड यू विल सी पुल्ली व्हील सिस्टम, और वहां पे जाकर आप देखेंगे when here the water was raised by a wheel chakra of stone asama with a pale kosa attached to it. When raised, it was poured into trough ahwas. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ahwa is the wooden trough जिसमें पानी को डाला जाएगा. This is again evidence number 2. This is a journal of science communication. Again, it said pulley wheel system in ancient India. Again, it says here the water was raised by a wheel chakra, Ashama chakra of stone, Asama chakra with a pail, kosha attached to it. When raised, it was poured into the troughs ahava of the wood. This is again saying ahava was not a pail, ये जिसमें वाटर को कुएं से निकालने के बाद डाला जाता था. एविडेंस नंबर 3 यूरोपियन जियोसाइंस यूनियन का एविडेंस है. एंड लुक एट द इंटरेस्टिंगली ऋग वेदा के बारे में उन्होंने मेंशन किया, आसमा चक्र के बारे में यहाँ मेंशन किया है. यहाँ पे आप एक लाइन पढ़ें, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द आसमा चक्र इज स्टोन पुली और डिस्क ऑफ स्टोन, द बकेट्स कोशा टाइड विद द स्ट्रिंग्स मेड ऑफ लेदर were pulled around the stone pulley, then emptied into the channels. वो चैनल है हवा, जहां पे चैनल या फिर जो वाटर, बड़ा सा जो पॉन्ड है जहां वाटर स्टोर किया जा रहा है, या वुडन ट्रफ. सो ये तीनों एविडेंस ये शो कर रहे हैं दिस स्टेटमेंट 1 इज प्रॉब्लमेटिक. दिस स्टेटमेंट, ये जो यूपीएससी का स्टेटमेंट 1 है नीचे वाला फर्स्ट, ये स्टेटमेंट इज प्रॉब्लमेटिक इफ यूपीएससी कम्स विद आंसर सी इन प्रोविजनल आंसर की, इट मस्ट बी चैलेंज्ड. इसके अलावा मेरे पास खुद अमर कोश है, and in the Amar course I have seen the meaning of ahava, and again here meaning of ahava is not the wooden strap pail, rather it is something जिसमें पानी को निकालने के बाद डाला जाता है. So again this question was problematic. उसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन पे. The question is, in a space is an autonomous agency formed to facilitate participation of private entities. Agnikul Cosmos launched the world's first flight using 3D printed rocket engine. अब इस क्वेश्चन का जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो स्टेटमेंट 2 है. अब इस क्वेश्चन का सोर्स चेक करते हैं. पीआईबी से क्वेश्चन पूछा गया था. एंड राइट, अग्निकुल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विथ फुल्ली 3D, वर्ड फुल्ली मार्क करना और आगे बढ़ोगे, has launched world's first rocket with a single piece 3D printed engine from Sriharikota. World with a single piece 3D. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन में वर्ड सिंगल पीस यूज नहीं किया गया है, और अगर सिंगल पीस यूज नहीं किया गया है तो अग्निकुल वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन नहीं है. इससे पहले भी 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट से लॉन्च हो चुका है. फर्स्ट फ्लाइट इससे पहले हो चुकी है. ओनली डिफरेंस वाज दैट उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स अलग अलग हुए हैं, उसको बाद असेंबल किया गया. एंड गो टू द नासा का वेबसाइट, 3D printed rocket launched using innovative NASA alloy. इसमें आप देखोगे they have written a form of additive manufacturing. 3D printing is the key technology for enhancing capability and reducing cost. And one included 9 additively manufactured engines made of an innovative copper alloy.
which experience temperature approaching 6000 degree Fahrenheit. This is a NASA's website. ये इनका फर्स्ट फ्लाइट था, although ये ऑर्बिट नहीं जा पाया, but it reached the space and space first 3D printed Terran 1 रॉकेट। तो वर्ल्ड का फर्स्ट 3D printed रॉकेट लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी बिफोर अग्निकुल। एंड इन दिस क्वेश्चन single piece word was missing. So question number 71 is imprecisely worded. अगर provisional answer key में statement 2 is considered, so that should be challenged because it is a single piece 3D printed engine, not simply the world's first flight using any 3D printed rocket engine. So statement 2 is overbroad. ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बहुत ध्यान से समझना, इसके लिए कोई एविडेंस और प्रूफ की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को चूंकि लॉजिकल रिलेशनशिप पूछा है, सो इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए। LT LEDs LEDs is a crucial tool for achieving a net zero emission by 2070। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। BUR4 recorded around 8% decrease in greenhouse gas emission in 2020 over 2029। और ये शॉर्ट टर्म के बारे में बात करता है। तो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 2 को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि दोनों एक ये साथ में नहीं हो सकते। अब बचा स्टेटमेंट 1। अब देखो स्टेटमेंट 1 को लेकर अगर बात करें कि क्या ये स्टेटमेंट 1 इज इंपेरिकली सपोर्टेड बाय 2, सो लोगों ने जस्ट नंबर देखा और बोला कि हाँ स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 इंपेरिकली सपोर्ट कर रहा है। बट नो, दिस रिलेशनशिप इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। क्यों एस्टैब्लिश्ड नहीं? जरा बात को गौर से समझना। ये जो इंडिया पॉलिसी लेके आई है, जो स्ट्रैटेजी इंडिया की है, इट केम इन 2022, और आप जिस एविडेंस की इंपेरिकली बात कर रहे हैं, दैट एविडेंस इज अ पीरियड बिफोर दैट। सो प्रॉब्लम यहां पे ये है कि 2019-20 का डेटा कैसे इंपेरिकली पॉलिसी को वेरीफाई कर सकता है, जो पॉलिसी खुद 2022 में आ रही है। जैसे मैं एक बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास करना कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट 1 कि मैंने 2022 में लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान बनाया है ताकि 2026 में IAS क्लियर कर सकूं। एंड स्टेटमेंट 2, 2020 में मेरे मार्क्स पिछले साल से 8% बढ़ गए थे। अब कोई ये कहे कि 2020 के मार्क्स का बढ़ना ये प्रूफ है, सपोर्ट करता है इंपेरिकली जो 2022 वाला मेरा प्लान है IAS बनने वाला, वो इफेक्टिव है। तो ये लॉजिक गलत, क्योंकि भाई 2020 के मार्क्स 2022 में बने स्टडी प्लान के पहले का है। सो 2020 की इंप्रूवमेंट को 2022 की स्ट्रैटेजी के लिए एविडेंस नहीं बनाया जा सकता। दूसरा एक और सिंपल एग्जांपल लो
कि कोई व्यक्ति बोले कि 2022 में मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने एक डाइट प्लान बनाया है ताकि मैं 2030 तक अपने आप को फिट रखूंगा, और फिर कहता है कि 2020 में दूसरा स्टेटमेंट कहता है 2020 में मेरा वेट कम हो गया था, तो मेरे 2022 का स्ट्रैटेजी का ये इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है। सो भाई 2022 में मे बी 2020 में 2022 के स्ट्रैटेजी का कैसे इंपीरिकल लॉजिकल कंक्लूजन लिंक स्टैब्लिश हो पाएगा जब स्ट्रैटेजी ही 2022 में आ रही है? तो 2020 का डेटा कैन नॉट इंपीरिकली वेरीफाई स्ट्रैटेजी इन 2022। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम है? इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम है समझना और सही से। एक साल की कमी। इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम है कि एक जो क्रोनोलॉजी का इशू है, फर्स्ट क्रोनोलॉजी का इशू है, बैक डेटा कैन नॉट सपोर्ट समथिंग which took place in the future। मतलब कोई पॉलिसी मैंने फ्यूचर में इंप्लीमेंट किया, उसका सक्सेस हम बैक डेटा से तो नहीं ले सकते। दूसरा, 2020 was the exceptional abnormal year। उस साल कोविड का लॉकडाउन था, इंडस्ट्रियल लॉकडाउन था, ट्रांसपोर्ट रिडक्शन था, और ऐसे में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, कई सारे अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज ने बताया था कि हाँ इस साल एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा। तो 2020 वैसे ही एबनॉर्मल ईयर था। अगर उसमें एनर्जी का एमिशन कंजम्पशन कम हुआ तो एमिशन कम हुआ, तो दैट इज द ऑल्सो फैक्टर हियर। तीसरा, हम एक साल के डेटा पे कैसे इंपीरिकली इस चीज को वेरीफाई करने कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है? वी नीड अ कंजर्वेटिव एक सैंपलिंग मेथड, वो भी 2022 के बाद से कि हाँ ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रही है, हमें 2022 के बाद का डेटा चाहिए। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज लॉजिकली पुअर बिकॉज रिलेशनशिप 1 इज इनकरेक्ट। सो ऐसे इस प्रश्न में कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सिर्फ relationship short term necessity contradicts long term strategy, only this relationship is true, so only statement 2 is true। correct answer should be only 2, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। so this question must be dropped। I am emphasizing, मैंने must be dropped नहीं होता है। आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को हाईकोर्ट में चैलेंज करें। 4 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में। इसमें भी बहुत लोगों ने अपना नाम हंसवाया है। इशू कहां पे? स्टेटमेंट 1 एंड 4 को लेकर। Records may be visible to stakeholders without risk of alteration. Without risk of alteration. And mathematical algorithm make it impossible to change or delete data once recorded and accepted. So MIT, NIST, National Institute of Standards and Technology, US, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ओवरव्यू को लेके उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। And in this research paper, they have उन्होंने एक सेगमेंट ऐड किया है, ब्लॉकचेन लिमिटेशंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस। उन्होंने पहले मिसकॉन्सेप्शन में दिया है इम्यूटेबिलिटी एंड
Most publications on blockchain technology describes blockchain ledgers as being immutable. However, this is not strictly true. They are tamper evident and tamper resistant. टैंपर एविडेंट मतलब क्या होता है कि अगर कोई टेम्परिंग करने की कोशिश करेगा तो वो दिखेगा सबको। और टैंपर रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि हाँ टेम्परिंग इस पर डिफिकल्ट है, विच इज द रीजन they are trusted for financial transaction. They cannot be considered completely immutable because there are situations in which the blockchains can be modified. In this section, we will look at different ways in which the concept of immutability for blockchain ledgers can be violated. और इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया और डिटेल में। सो दिस स्टेटमेंट्स, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर इम्पॉसिबल टू चेंज और डिलीट, आर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट विदाउट रिस्क ऑफ ऑल्टरेशन पॉसिबल है। सो ऐसी परिस्थिति में अगेन इन दिस क्वेश्चन कि tamper resistant and tamper evident is not equal to impossible. So blockchain is better described as tamper resistant. It is not literally risk free. It is not universally impossible to alter a read data. So in a strict technical answer maybe 3 only. और इसका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, that is also copies of entire database are stored on a multiple computer syncing within seconds. This is again overgeneralized क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ब्लॉकचेन सिस्टम डेवलप्ड और डिप्लॉयड, ये पॉसिबल है कि कुछ में सिंकिंग इमीडिएटली हो सकती है, कुछ में सिंकिंग में टाइम लगता है। सो ये जो सिंकिंग विद इन सेकेंड्स, दिस इज ऑल्सो ओवर जनरलाइज्ड। सो वैसे में स्टेटमेंट 3 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो कि आंसर में नहीं है। सो वंस प्रोविजनल आंसर की कम्स, you can definitely challenge this question also. Now moving to the next question. ड्रोन स्वाम्स को लेके क्वेश्चन था कि ड्रोन स्वाम्स को रोकने के लिए क्या कैसे काम करता है, उनको कैसे रोका जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट 3 था, सेट डी क्वेश्चन नंबर 72, जीपीएस स्पूफिंग इज अ कॉमनली यूज्ड टेक्निक टू काउंटर ड्रोन स्वाम अटैक। यहां पे इशू ये वर्ड है कॉमनली। जीपीएस स्पूफिंग कॉमनली यूज टेक्निक नहीं है। सो दिस ये कॉमनली वर्ड के कारण दिस स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो जो भी लोग 3 को करेक्ट मान के चल रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली चैलेंज, मतलब जिनका 3 को लेके डाउट है, because GPS GNSS spoofing can be counter drone technique but commonly used against drone swarm is a broad claim। और इसके पीछे अगेन आई एम गिविंग प्रूफ। मिटिगेशन साइंस टेक्नोलॉजी असेसमेंट एनालिटिक्स, ठीक है। मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज कैन रिपेल और इंटरसेप्ट an unauthorized यूएस, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें आप पढ़ें ये लाइन, अकॉर्डिंग टू द बार्ड कॉलेज रिपोर्ट जैमिंग इज द मोस्ट कॉमन मिटिगेशन टेक्नोलॉजी। जैमिंग इज द मोस्ट कॉमन मिटिगेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पूफिंग
और जैमिंग में फर्क होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। स्पूफिंग में जीपीएस उसको फॉल्स लोकेशन बताता है, जैमिंग में इसको सिग्नल्स को रोक दिया जाता है। सो जीपीएस जैमिंग इज द कॉमनली यूज टेक्निक, नॉट जीपीएस स्पूफिंग। दूसरा भी इसमें एक और प्रूफ है, आई विल पोस्ट इन द ग्रुप, ठीक है, जहां पे भी कहा गया जीपीएस जैमिंग इज द कॉमनली यूज टेक्निक, नॉट जीपीएस स्पूफिंग, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, OEKO TX सर्टिफिकेशन। इस क्वेश्चन में जो मोस्ट ये है, it allows Indian exporters to compete in high-end market that prioritize chemical-free products. So ये जो सर्टिफिकेशन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेशन केमिकल फ्री प्रोडक्ट की गारंटी नहीं देता है। Look at is a label for textile tested for harmful substances, और वो harmful substances इनके लिस्ट में मेंशन्ड है कि ये हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, एंड ये उनका पूरा उनका इंटायर जो क्वेश्चन है उनका, इनके बारे में ओवरव्यू, इंटायर टर्म्स एंड कंडीशन, हमारे सर्टिफिकेशन क्या क्या होता है, सर्टिफिकेशन स्कोप क्या, सब कुछ दिया हुआ है। दे नेवर से कि हम सर्टिफिकेशन के थ्रू कंप्लीटली केमिकल फ्री को सर्टिफाई करते हैं, हाँ ये कंप्लीटली केमिकल फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस अगेन दिस स्टेटमेंट इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ये जो सर्टिफिकेशन डज नॉट मीन दिस आर केमिकल फ्री। Textiles are not literally chemical free. They test for harmful substances. It doesn't certify absence of all chemicals. So they does not certify these are chemical free. They rather certify test it for harmful substances. So वैसे परिस्थिति में अगर if anyone want to challenge, he can challenge this question. Now moving to the next question. LLM statement. LLM statement एक हद तक एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन अगेन इसमें इशू क्या है, इसमें इशू स्टेटमेंट नंबर 1 है। LLM assign probability to the next possible words, then pick the one with the highest probability. So यहां पे इशू ये है कि ये LLM का यूनिवर्सल रूल नहीं है। This is one of the method how LLM works, but highest probability selection is not universal because there are other methods also, और जिसको आप हम लोग हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मेथड कहते हैं, दैट इज वन ऑफ द मेथड दैट इज कॉल्ड ग्रीडी डिकोडिंग। अभी यू कैन सी हियर these are the methods: beam search, pure sampling, top k method, nucleus. This is the research paper which says that there are multiple methods. One of the method is greedy decoding, जिसमें हम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। सो ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली जनरलाइज वे में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द वे decoding is done, but this is not a complete overview of LLM. So this can be challenged, although the challenge is weak, but हाँ this can be challenged कि या इसके अलावा भी अदर मेथड्स हैं जिसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, ठीक है। सो इफ and there is no only correct answer, option 2 is not in any option, so this question is defective. So these are the questions जिनके भी बहुत लो मार्जिन से रह रहे हैं, they can definitely
rely upon these sources to challenge the questions. Once the provisional key comes out, you must challenge this question even if you don't get through the prelims with the narrow margin. By the narrow margin, you definitely pursue your case to the High Court or Supreme Court